हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक टेक्निकल क्लासेस। देखिए, मैथमेटिकल मॉडलिंग में प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिटरमाइन द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर, और ये ट्रांसफ़र फंक्शन हमको निकालना है जिसका सिस्टम का दिया हुआ है, जिसमें ये दो मास एलिमेंट हैं, एक फर्स्ट मास एलिमेंट m1 एंड सेकंड मास एलिमेंट m2। तो ये दोनों मास एलिमेंट और साथ साथ ये व्हील लगा हुआ है इसके रोटेशन मतलब स्टैंड स्टील के लिए। यहाँ पे एक स्प्रिंग एलिमेंट को K1 और यहाँ पे एक डैम्पर एलिमेंट लगा हुआ है B1 और दूसरा स्प्रिंग एलिमेंट K2। डिस्प्लेसमेंट जो इसमें हो रहा है उसमें पहला मास एलिमेंट में डिस्प्लेसमेंट x1 और दूसरा मास एलिमेंट में डिस्प्लेसमेंट x2। अब इसमें जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ट्रांसफ़र फंक्शन हमको निकालना है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे निकालेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट, पहले आउटपुट हमारा x2 है, ये डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा है बॉडी लेफ़्ट टू राइट, और इसमें फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमारा x2 है और इनपुट के रूप में हम ft दे रहे हैं, f ऑफ t। तो ft का इक्वेशन निकालना है और x2t का इक्वेशन निकालना है। दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल करके और दोनों का रेशियो निकाल देना है हमको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको सोल्व करने में फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास एलिमेंट m1। लिखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास एलिमेंट m1। तो मास एलिमेंट m1, तो सबसे पहले मास एलिमेंट m1 को जो है वो बना लेते हैं और इस पर फोर्सेस दिखाना है कि कितने फोर्स लग रहे हैं। मास एलिमेंट ये m1 है, इस पर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। सबसे पहले तो फोर्स ft लग रहा है जो इसको मोशन ला रहा है, जो हम इनपुट फोर्स लगा रहे हैं f ऑफ t। उसके बाद इसके द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा इसके अपना मास के कारण, तो ये बॉडी के मोशन को रेसिस्ट करेगा, तो फोर्स ड्यू टू मास m1। फिर इसके बाद और कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग K1, तो K1 के कारण ही ये भी मोशन को रेसिस्ट करेगा, फोर्स ड्यू टू K1। जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी फोर्स जिधर लगा रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। उसके बाद फिर इसमें लगा हुआ है क्या? फोर्स ड्यू टू K2 एंड फोर्स ड्यू टू B1। तो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग K2 और एक और फोर्स लगेगा फोर्स ड्यू टू B1 है, सॉरी B1 डैम्पर एलिमेंट B1। इतना फोर्स लग रहा है इस मास एलिमेंट, पहले वाले मास एलिमेंट पर। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस हम दिखा दिए और मास एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब इसमें सब का इक्वेशन लिखना है हमको, तो सब का इक्वेशन लिखते जा रहे हैं। फोर्स ड्यू टू मास एलिमेंट m1 कितना होगा? तो m1 मास एलिमेंट के कारण फोर्स जो हम लोग जानते हैं, फोर्स ड्यू टू मास एलिमेंट m1 के कारण, तो मास इंटू d2x, तो x यहाँ डिस्प्लेसमेंट x1 हो रहा है, तो x1 अपॉन dt स्क्वायर इसमें लिख दिए। फिर उसके बाद फोर्स ड्यू टू K1, तो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग K1 इसके कारण कितना होगा? देखिए यहाँ स्प्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड मूवेबल है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट नहीं लेंगे बल्कि सिर्फ kx लेंगे। तो K1 इंटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x1। फिर फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग K2, तो K2 के कारण देखिए यहाँ K2 जो है इसमें दोनों एंड फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं है तो इसमें रिजल्टेंट लेंगे, यानी इसका होगा K2 इंटू, अब पहले वाला कर ले रहे हैं तो x1 डिस्प्लेसमेंट माइनस
x2 डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट x2 हो रहा है, तो x1 माइनस x2 लेंगे। यदि एक एंड इसका भी फिक्स्ड रहता तो एक ही सिर्फ लिखते x1, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं है दोनों एंड, इसलिए x1 माइनस x2। यदि दूसरा मास एलिमेंट का लेंगे उस समय x2 माइनस x1 करेंगे, लेकिन यहाँ फर्स्ट का ले रहे हैं मास एलिमेंट का, इसलिए ये करेंगे। और एक और रह गया कि फोर्स ड्यू टू B1, तो फोर्स ड्यू टू B1 के कारण लिखेंगे, तो ये होता है B इंटू, तो B1 इंटू dx/dt। तो x यहाँ पे कौन लेंगे, B1, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर भी इसका भी डैम्पर एलिमेंट में भी दोनों एंड फिक्स नहीं है, तो इसमें भी हम रिजल्टेंट लेंगे x1 माइनस x2, यानी x1 माइनस x2 लिखा जाएगा अपॉन dt। ये सब का हमने मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दिया जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे थे मास एलिमेंट्स पर। अब डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी मास एलिमेंट पर या कोई भी बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा और फोर्स रेसिस्टिंग मोशन ऑफ द बॉडी, सब का अलजेब्रिक सम 0 होगा। या फिर हम कहें कि जितना इनपुट फोर्स लगा रहे हैं उसका वो कितना होगा, तो जितने सारे फोर्स को रेसिस्ट करने वाले यानी मोशन को रोकने वाले फैक्टर हैं सबका समेशन के बराबर होगा। तब हम लगा देते हैं इसमें डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल लगाएंगे तो क्या होगा, ये मोशन को फ्री बॉडी डायग्राम को मिटा देते हैं और यहाँ पे देखिए, और ये डैम्पर एलिमेंट B2 भी है, तो डैम्पर एलिमेंट B2 जो अप्लाई हो रहा है ये मास एलिमेंट M2 पर है। यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही दिखाया गया है M2 के पास, इसलिए M1 में नहीं कंक्लूजन किए हैं, ये B2 दूसरे मास एलिमेंट के लिए है। तो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल करेंगे तो फोर्स जो होगा Ft इज इक्वल टू, सारे का जोड़ देंगे तो M1 इंटू d2x1 अपॉन dt² प्लस k1x1 प्लस फिर k2 इंटू x1 माइनस x2 और एक ये वाला प्लस b1 इंटू dx1 माइनस x2 अपॉन dt। ये सबको समेशन कर दिए, हमने जोड़ दिया डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के अनुसार सारे फोर्सेस का समेशन इनपुट फोर्स के बराबर, जितने भी फोर्स रेसिस्टिंग करने वाले थे सभी का एलिमेंट का फोर्स बराबर हो गया इनपुट फोर्स के बराबर। अब इसके बाद हमको फिर टेकिंग लप्लासिस का रहता है, तो लप्लास करेंगे टेकिंग लप्लास ट्रांसफॉर्म। जब लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो Ft का लप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा f ऑफ s fs। फिर यहाँ पे m1 कांस्टेंट है तो m1 और t2x अपॉन dt² का क्या होता है, तो ये होता है डिफरेंशिएशन थ्योरम से s² fs, तो fs के जगह पर x1 s, बाकी इनिशियल कंडीशन सारा 0 होता है, f0 प्लस यानी x0 प्लस सारा 0 हो गया, f'0 प्लस जितना भी इनिशियल कंडीशन है सारे को 0 रखेंगे, प्लस यहाँ k1 का k1 और x1 का लप्लास ट्रांसफॉर्म x1 s प्लस फिर k2 का k2 लिखें, और यहाँ पे x1 का लप्लास ट्रांसफॉर्म x1 s माइनस x2 का x2 s, ये सब का लप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, प्लस b1 और dx1 माइनस x2 का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x1 माइनस x2 का लप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है b1, इसका करेंगे तो हो जाएगा s fs होता है, तो s से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो s x1 s यहाँ पे लिखेंगे s x1 s माइनस s x2 s। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि dft/dt होता है s fs,
तो एस एफ एस दो गो था, दोनों के साथ एस मल्टीप्लाई कर दिए और एफ एस लिख दिए, x1s और x2s, और माइनस f0 प्लस जो इनिशियल कंडीशन होता है वो सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया इतना इक्वेशन। अब हम सब में से जितना में से x1s कॉमन ले लेते हैं, ये x1s इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो फिर लिखते हैं, ऊपर वाला को मिटा देते हैं, दूसरा लाइन में क्या लिखाएगा, ये सब नहीं रहेगा, फिगर अभी रहने देते हैं क्योंकि फिगर का फिर अभी काम है, मास एलिमेंट सेकंड का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसके बाद। तो इसको और इम्प्रूव करें तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एस इक्वल टू सभी में से x1s कॉमन ले लेते हैं। तो जब x1s कॉमन जब लेंगे तो x1s कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ, m1 s स्क्वायर, m1 s स्क्वायर, इसमें बचेगा प्लस k1, और इसमें क्या बचेगा k, इसको जब मल्टीप्लाई करके लेंगे कॉमन तो प्लस k2, और ये x2s को बाहर रखेंगे, माइनस में k2 x2s रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पर भी लेंगे तो b1s प्लस b1s x1, ये सारे में से x1 कॉमन लेनी है, और माइनस क्या रह जाएगा k2 x2x, यानी k2 x2s, और यहाँ पे माइनस b1s माइनस b1s x2s, ये दोनों में से x2s को भी कॉमन ले सकते थे, k2 x2s, और लेकिन x2s कॉमन ले सकते थे लेकिन कॉमन नहीं लिए हैं, अलग अलग है। ये हमारा इक्वेशन बन गया जिसको सोल्व करने के बाद आया। तो इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया जो मास एलिमेंट फर्स्ट का लेने के बाद ये फ्री बॉडी डायग्राम बना करके, और उसका फिर हमने डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल अप्लाई किया, और डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल के निकालने के बाद जो फोर्स आया, जो इक्वेशन आया, उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तब आया। अब फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे नेक्स्ट मास एलिमेंट, जो दूसरा मास एलिमेंट है। तो इसको भी इरेज कर देते हैं हम, बाद में लिख दिया जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास एलिमेंट m2। फ्री बॉडी डायग्राम of mass element m2, दूसरे मास एलिमेंट का। तो दूसरा मास एलिमेंट को हम बना देते हैं सेकंड मास एलिमेंट m2, सेकंड मास एलिमेंट m2। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इस पर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लग नहीं रहा है, तो फोर्स लग रहा है क्या क्या। तो पहला नंबर हो गया फोर्स ड्यू टू मास, तो मास एलिमेंट m2 के कारण हो जाएगा। इसके बाद फिर स्प्रिंग k2 के कारण लग रहा है, तो फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग k2, ये भी बॉडी के मोशन के जस्ट अपोजिट होगा। और फोर्स ड्यू टू b1, डैम्पर एलिमेंट b1, और एक b2 भी इसमें काम कर रहा है, तो ये भी मोशन को जस्ट अपोजिट में रहेगा, फोर्स ड्यू टू डैम्पर एलिमेंट b2। इतना सारा फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं अपना मास के कारण, ये डैम्पर एलिमेंट b1 के कारण स्प्रिंग k2, और यहाँ पे एक डैम्पर एलिमेंट b2 भी लगा हुआ है, यानी दूसरे वाले मास पर 2 गो डैम्पर एलिमेंट लगा हुआ है, तो दोनों का हम लिख दिए। अब सबका इक्वेशन लिख देंगे और फिर डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल लगाएंगे। तो अब सबका इक्वेशन लिखेंगे, तो फोर्स ड्यू टू मास एलिमेंट m2 के कारण क्या होता है, m इंटू d2x, तो x यहाँ x2 होगा अपॉन dt स्क्वायर। ये मैथमेटिकल इक्वेशन मॉडल मास का होता है, वो लिखा गया है।
फिर इसके बाद फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग K2। तो K2 का देखिए, इस स्प्रिंग का दोनों एंड फिक्स नहीं है और इसमें ले रहे हैं तो इधर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो K2 के कारण जो होगा ये रिजल्टेंट हो जाएगा। रिजल्टेंट में बड़ा मानेंगे हम इसका डिस्प्लेसमेंट को और इसका को छोटा मानेंगे। तो ये होगा Kx होता है तो K2 इंटू x2 माइनस x1 होगा। यदि दोनों एंड फिक्स नहीं रहेगा, एक एंड फिक्स रहेगा तो सिर्फ यहाँ पे x2 लिखा था, लेकिन इसका ये भी एंड फिक्स नहीं है, ये भी मूवेबल है और ये वाला भी एंड मूवेबल है, इसलिए यहाँ लिखेंगे x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1। अब जिसका हम कंसीडर कर रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम उसका बड़ा मानेंगे और दूसरे वाला का छोटा मानेंगे। तो दूसरे मास एलिमेंट पर कर रहे हैं तो दूसरा मास एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट x2 है तो x2 को बड़ा माने और x1 को छोटा। उसके बाद फिर फोर्स ड्यू टू डैम्पर एलिमेंट B1। तो B1 का डैम्पर एलिमेंट का भी दोनों एंड फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे होता है B इंटू डी। तो यहाँ पे भी हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन dt। ये डैम्पर एलिमेंट के लिए हो गया। और एक फोर्स ड्यू टू डैम्पर एलिमेंट B2 के कारण भी होगा। तो फोर्स ड्यू टू डैम्पर एलिमेंट B2 के लिए क्या होगा, फोर्स ड्यू टू B2 dx अपॉन dt होता है, सॉरी B इंटू, तो B क्या होगा यहाँ B2, तो B2 इंटू डी, x के जगह पर x2 अपॉन dt लिखेंगे। ये सब का हमने लिख दिया फोर्स का इक्वेशन, मास एलिमेंट का, स्प्रिंग का, डैम्पर एलिमेंट 1 का और डैम्पर एलिमेंट 2 का, सारा का फोर्स इक्वेशन लिख दिए। अब इसमें फिर लगाएंगे हम, फिर इसके बाद लगाया जाएगा क्या बोलते हैं डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल इस पर लगाइए। तो डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल लगाने से सभी का फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स तो इस पर कुछ काम कर नहीं रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स पूरा का पूरा 0 होगा और इस सारे फोर्स के बराबर होंगे। तो डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल लगाने के बाद होगा 0, एक्सटर्नल फोर्स 0, तो 0 बराबर ये जोड़ेंगे तो m2 इंटू d2x2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस k2 इंटू x2 माइनस x1 प्लस फिर डैम्पर एलिमेंट B1 के कारण हो जाएगा B1 इंटू डी x2 माइनस x1 अपॉन dt, और इसके बाद फिर B2 इंटू dx2 प्लस B2 इंटू dx2 अपॉन dt। ये सारे का हम जोड़ दिए टोटल का डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल से। अब इसका फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको निकालना है, तो टेकिंग लाप्लास करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद क्या आएगा, इधर 0 का 0 रहेगा बराबर m2 और ये हो जाएगा इसका s स्क्वायर fs यानी x2s, बाकी सब 0 हो गया इनिशियल कंडीशन, प्लस k2 इंटू इसका लेंगे तो x2s माइनस x1s प्लस b1 इंटू यहाँ पे डी बाई डी टी एस एफ एस माइनस f0 प्लस होता है, तो s ऑफ x2s माइनस s ऑफ x1s दोनों का लिख दिए, s से मल्टीप्लाई करके, फिर प्लस b2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी एफ टी बाई डी टी होता क्या एस एफ एस, तो एस x2 s और माइनस f0 प्लस 0 हो गया, तो b2 इंटू एस x2s ये हो गया। अब यहाँ से पहले वाला इक्वेशन में हम देख रहे हैं, पहले वाला जो ft का इक्वेशन लिखे हैं उसमें एक x1 आया है
और हमारा आउटपुट है x2, इनपुट है ft, तो हमको इसी फंक्शन का सिर्फ रखना है x2 अपॉन fs रखना है, x2s अपॉन ft ही रखना है। तब हमको x1s को उसमें से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर इसमें से x1s का वैल्यू निकालते हैं और x1s का वैल्यू निकाल करके और इसको पुट कर दिया जाएगा सेकंड इक्वेशन में, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद और जो आएगा उसको फिर रेशियो निकाल देना है। तो x1s का वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो x1s क्या क्या आएगा, कहाँ से x1s आएगा, x1s आएगा यहाँ से k2 इंटू x1s और माइनस में, और फिर यहाँ से भी आएगा b1 इंटू s x1s, ये दो जगह से x1s आएगा। ये दोनों माइनस में होंगे, ये दोनों को लेफ़्ट साइड ले रहे हैं। तो लेफ़्ट साइड जब हम लेंगे तो अब फिगर मिटा देते हैं, फिगर का कोई काम नहीं रहा, इसको फिगर को मिटा देते हैं। तो x1s एक यहाँ से आएगा, तो आएगा k2 और इंटू x1s। तो k2 रहने देते हैं यहाँ पे, जो इधर जाके प्लस में होगा, और यहाँ b1s, तो प्लस b1s और इंटू x1s होगा। ये इधर रह गया, लेफ़्ट साइड राइट साइड से माइनस में था उसको ला दिए इधर, और इधर बराबर में क्या रह जाएगा, इधर सारा x2s वाला टर्म है, तो x2s भी कॉमन ले लेते हैं। x2s जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x2s जब कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा m2s स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ k2 बचेगा, k2, और यहाँ पे क्या बचेगा b1 इंटू s प्लस b1s, और ये वाला तो उधर निकाल ही दिए हैं, और प्लस में बचेगा b2 इंटू एस प्लस b2 इंटू एस, सारा को लिख दिया हमने x2s कॉमन ले करके। अब ये x1s निकालेंगे तो ये पूरा टर्म इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी x1s बराबर हो जाएगा x2s इंटू m2s स्क्वायर प्लस k2 प्लस b1s प्लस b2s, इतना का सारा का डिवाइड में होगा ये k2 प्लस b1s, ये सारे टर्म को इधर ला के डिवाइड में कर दिए, ये इक्वेशन आएगा। तो इसको हम इक्वेशन 2 मान रहे हैं, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। और जो x1s का जो वैल्यू निकाले इसको पुट कर देते हैं हम पहले वाले इक्वेशन में। तो लिखेंगे आगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1s इन इक्वेशन फर्स्ट। x1s को क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आउटपुट x2s है और इनपुट ft है, तो हमको फंक्शन सिर्फ रखना है x2 के टर्म में और ft के टर्म में, यही दो फंक्शन रखना है, बाकी को एलिमिनेट करना है। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1s इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा, fs, इक्वेशन फर्स्ट है हमारा fs इक्वल टू क्या था x1s, तो x1s जो था तो उसके जगह पर ये पूरा टर्म रखाएगा x1s के जगह पर। तो x1s के जगह पर जो टर्म है उसको लिखते हैं, क्या है x2s इंटू
m2s² प्लस k2 प्लस b1s प्लस b2s इतना बाई k2 प्लस b1s। यदि जिनको दिक्कत हो रहा है तो वो देख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट क्या था? इक्वेशन फर्स्ट था fs इक्वल टू x1s। तो x1s जो था उसके जगह पर ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। उसके बाद फिर क्या था? इनटू में इसके गुना में मल्टीप्लाई में, देखिए ब्रैकेट यहाँ से चालू कर रहे हैं, इसी में इसके मल्टीप्लिकेशन में ही है। ये मल्टीप्लिकेशन में हमारा था m1s² प्लस k1 प्लस k2 प्लस b1s और माइनस में क्या था? इसके बाद माइनस में था k2 प्लस b1s, माइनस में था k2 प्लस b1s, ये ब्रैकेट में था। ये भी ये माइनस में k2, माइनस में माइनस कॉमन ले लिए तो k2 प्लस b1s रहेगा। इतना सारा ये इसके मल्टीप्लाई में ये पूरा है, ये नहीं समझिएगा प्लस माइनस में है, ये इस पूरे इक्वेशन के मल्टीप्लिकेशन में यहाँ लिखा गया है। अब हम अगर जो x2 इसमें देखिए x2/fs निकालेंगे, यानी इतना रह दें और इसके बाद टर्म ये करें तो ये सारा टर्म को इधर मल्टीप्लाई में कर देंगे। तो ये पूरा टर्म जो मल्टीप्लिकेशन में x2s के है उधर जाकर डिवीज़न में हो जाएगा, यानी 1/, होगा। तो 1/, होगा। थोड़ा मिटाएँ हम। तो डायरेक्ट हम लिखें x2s/fs। तो x2s/fs, तो ये पूरा टर्म जो रहेगा इधर जाकर डिवाइड में होगा। तो ये वाला टर्म जो है ये एलसीएम होगा, इसके साथ भी और इसके एलसीएम भी होगा। तो एलसीएम वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, जब उधर ले जाएंगे तो ये टर्म कितना चला जाएगा? k2 प्लस b1s, ये सारा ऊपर चला जाएगा। और नीचे में क्या रहेगा? नीचे में देखिए इतना के साथ इतना का एलसीएम ये है और इसके साथ मल्टीप्लाई में ये है, तो इसके साथ भी गुना हो जाएगा। तो k2 प्लस b1s और k2 प्लस b1s से ये गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k2 प्लस b1s का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो k2 प्लस b1s हो गया और इधर रहेगा m2s² प्लस k2 प्लस b1s प्लस b2s, और इतना के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में भी है m1s² प्लस k1 प्लस k2 प्लस b1s, मल्टीप्लाई में कर दिए। और माइनस में नीचे डिनोमिनेटर में ही है ये k2 प्लस b1²। तो हमने भिन्न का जोड़ घटाव भी यहाँ कर दिया है, भिन्न का घटाव, तो ये से गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k2 प्लस b1s का होल स्क्वायर, ये पूरा एक ही साथ रहेगा। तो फाइनल हमारा जो आंसर है ये आएगा। इसको यदि एक लाइन में इतना आंसर रहेगा, ये डिनोमिनेटर के टर्म में ही है ये। और नहीं तो आप जिसको जैसे भी सोल्व करना चाहते हैं, इसका जो वैल्यू जो सोल्व करके निकाले हैं, भिन्न का जोड़ घटाव करना आप लोग जानते हैं, करके निकालेंगे, यही फाइनल हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ऐसा ही प्रॉब्लम अगले वीडियो में फिर होगा, जिसमें अब कुछ मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम का होगा। मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम का हमने दो प्रॉब्लम देख लिया। एक प्रॉब्लम प्रीवियस वीडियो में बताए थे और एक प्रॉब्लम ये वाला बताया गया। इसके बाद कुछ रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम का देखेंगे, जिसमें टॉर्क लगेगा।
ठीक है, थैंक यू।